हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। आपको यहाँ पर जितनी भी वीडियोस मिल रही हैं वो सारथी सीरीज़ जो चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारी वीडियोस दी जा रही है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है नेशनल और स्टेट न्यूज़। इससे पहले हमने प्लेसेस इन न्यूज़ कवर किया था, स्पीशीज़ इन न्यूज़ कवर किया था और बहुत सारी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हमने न्यूज़ जनवरी और फरवरी की कवर कर ली है। तो आज हम नेशनल और स्टेट न्यूज़ देखने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक स्टोर सेक्शन में आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है आपका NT का कोर्स, उसमें जाकर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसके कंटेंट सेक्शन में जाकर आपको करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम PDFs जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको एक और कोर्स दिया जा रहा है जिसका नाम है HPNT का पावर पैक। तो इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया, HPGK के ऊपर बहुत सारे टेस्ट हैं। तो ये सारे जो टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो NT की तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। आप जाकर इस पावर पैक को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की न्यूज़ से। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि जो सेंट्रल एशिया समिट है, सबसे पहली बार इंडिया ने सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया है। उसमें भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको होस्ट किया। दैट मीन्स पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जनवरी 27 को हुई थी ये समिट। तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो ये कि जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे इसके अंदर 5 कंट्रीज़ आती हैं जो है कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन पांचों की 5 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी एक बार थोड़ी सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लेना। देन इज़ इनकी जो कैपिटल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कजाकिस्तान की होगी अस्ताना, देन इज़ किर्गिस्तान की हो गई बिश्केक, ऐसे ही तजिकिस्तान की हो गई दुशानबे, उज़्बेकिस्तान की हो गई ताशकंद एंड तुर्कमेनिस्तान की हो गई अशगाबाद। तो इन सारी कैपिटल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो हमारा जो तिरंगा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अभी बनाया गया था। कौन से मटेरियल का बनाया गया था, कब बनाया गया था और कहाँ पर बना था, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि खादी फैब्रिक से बनाया गया था। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। तो इस दिन ये खादी फैब्रिक से हमारा जो तिरंगा है वो बनाया गया था। कहाँ पे बनाया था? तो जो लौंगे वाला है एक टाउन है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये लाई करता है। तो यहाँ पर इस फ्लैग को बनाया गया है। थोड़ा बहुत आपने इस फ्लैग की डायमेंशन वैसे रट्टा नहीं लगानी है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कितने फीट लॉन्ग और कितने फीट वाइड है, ठीक है, कितना वेट है इसका और कितने स्क्वायर फीट का एरिया ये जो फ्लैग है वो कवर करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अशोक चक्र है, ठीक है, उसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं ना, तो अकेला वही 30 फीट का बनाया गया है। ठीक है, आपने इसकी जगह याद रखनी है कि ये कहाँ पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी कि जो अमर जवान ज्योति है उसको मर्ज किया है किसके साथ? नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। ये एक दूसरे से सिर्फ इंडिया गेट के नीचे लाई करता है, बेसिकली एक दूसरे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं आपको अमर जवान ज्योति का सिग्निफिकेंस बताऊं तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, जिस टाइम पे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पर हमारी जो विक्ट्री हुई थी उस चीज़ को मेमोराइज करने के लिए अमर जवान ज्योति को बनाया गया था। किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हैं, 1972 के रिपब्लिक डे वाले दिन इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन इज़ अगर मैं नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करूं तो इसको 2019 में इनॉग्रेट किया गया है। ये जो वॉर मेमोरियल है इसको, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? बेसिकली हमारे इंडिया के जितने भी वॉर हुए हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 47 वाला, 65 वाला, 71 वाला। देन इज़ चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 में। तो इन सारे वॉर्स के अंदर जितने भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं उन सब की मेमोरी में इस नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया गया। तो
यहाँ पर भी एक ज्योति जलाई जाती है। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, अमर जवान ज्योति जो है उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। आपको इन दोनों के सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर जितना भी फॉरेस्ट कवर है इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड करती है ये रिपोर्ट। ये एक बाई एनुअल असेसमेंट है, दैट मीन्स ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल बाद निकलती है। लास्ट जो रिपोर्ट थी वो 2019 की रिपोर्ट थी। इसके बाद वाली जो रिपोर्ट है ऑफ कोर्स 2021 की रिपोर्ट होगी, लेकिन क्योंकि कोविड टाइम्स की वजह से ये जो रिपोर्ट है वो डिले हो गई थी और ये निकली है 2022 की जनवरी में। तो क्योंकि जनवरी में निकली है तो इसलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो हमारे इंडिया के अंदर कितना है, 24%। इस 24% के अंदर से भी जो 21% एरिया है वो सिर्फ फॉरेस्ट कवर है। देन इज 3% अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है वो ट्री कवर के अंडर आता है। अब 2019 के मुकाबले जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि 2019 के मुकाबले ये इंक्रीज हुआ है। कुछ और चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए वो है ये कि जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है, देन इज़ अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। बाकी अगर मैं दूसरी बात करूं कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश तो क्योंकि एरिया वाइज बहुत बड़ी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर मैं जोग्राफिकल एरिया वाइज बोलूँ कि जो स्टेट छोटी हैं लेकिन उसमें जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो सबसे ऊपर है वो है मिजोरम। दैट मीन्स मिजोरम स्टेट के अंदर 84% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और फिर है मेघालय। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है उन स्टेट्स में वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप देख सकते हो जैसे कौन कौन सी स्टेट में जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है, ऐसे तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड हो गया। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस आपको इसके बारे में, ठीक है। देन इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर जोग्राफिकल वाइज देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ही जो फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल को अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। ये याद रखना है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में ऑर्गेनाइज हुआ था 12 और 13 जनवरी को। 12 जनवरी को ही इसलिए लॉन्च हुआ था, एक तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था क्योंकि 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, और वो 12 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो यहाँ से आपको कुछ और फैक्ट्स मिल गए कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। उस दिन क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। देन इस जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बेसिकली ये फेस्टिवल इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि हमारे इंडिया का जितना भी यूथ है उनके माइंड को एक तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए, ताकि वो जो यूथ है हमारी नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि फूड के ऊपर ध्यान देती है बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बोला है कि हमारी जो पीएम पोषण स्कीम है उनको वो सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं पीएम पोषण स्कीम की बात करूं तो जो हमारी मिड डे मील स्कीम थी, ठीक है, उसी को ही इन्होंने रिवाइज करके बना दिया है पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। अगर मैं मिड डे मील स्कीम की बात कर लेती हूँ एक बार, तो वो मिनिस्ट्री और एजुकेशन ने लॉन्च करी थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंड्स हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों से आते हैं। कब लॉन्च हुई थी, 1995 में। अब इसकी जगह किसने ले ली है, पीएम पोषण स्कीम ने। इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और ये जो स्कीम है वो कौन से पीरियड के लिए लॉन्च की गई है, 5 साल के, ठीक है। 2021-22 से लेके 25-26 तक इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को कौन कौन सपोर्ट करेगा, एक तो है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीएम पोषण स्कीम को सपोर्ट कर रही हैं।
इस स्कीम के अंदर होगा क्या, वही सेम चीज़ कि जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उनको एक टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको इनकरेज किया जा सके कि वो स्कूल को अटेंड करें, ठीक है। एक तरह से क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है तो एक तरह से उनका ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल को अटेंड करें। देन इज PM पोषण स्कीम के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे बाल वाटिकाज बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इनकरेज किया जाएगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाएगा ताकि ये जो स्कीम है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम आए और एक तरह से जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसको भी इनकरेज कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 2 और कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया गया है और एक ऐसा ही ड्रग जो है उसको भी अप्रूव किया गया है। तो सबसे पहली बात तो किसने अप्रूव किया है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इन वैक्सीन्स और ड्रग को अप्रूव किया है। कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं, एक है कॉर्बीवैक्स और दूसरी है कोवावैक्स। अगर मैं इन दोनों वैक्सीन्स की बात करूं तो सबसे पहले वैक्सीन्स के बारे में देख लेते हैं कि उसका क्या प्रिंसिपल होता है। जो वैक्सीन्स है वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना था, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देना शुरू कर देगी। दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाना शुरू कर देगी। तो अगर मैं क्या करूं कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके डाल दूं तो उससे क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं कर पाएगा और एक तरह से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी बन जाएंगी। तो वैक्सीन्स का यही प्रिंसिपल होता है कि जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है, चाहे उसकी प्रोटीन सब यूनिट डाल दो, दैट मीन्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऐसा प्रोटीन डाल दो या फिर उसका कोई RNA का एक पार्टिकल डाल दो या फिर DNA का पार्टिकल डाल दो, ताकि जो बॉडी है उस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज कर सके और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ में आपने इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो कॉर्बीवैक्स है वैक्सीन है, किस टाइप की वैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी जाएगी किसी बॉडी के अंदर वो एक प्रोटीन का पार्टिकल होगी। इन द सेम वे जो कोवावैक्स है वो भी एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन ही है, लेकिन ये रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन भी है। दैट मीन्स इस वैक्सीन को किस तरीके से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो है नैनो पार्टिकल्स के द्वारा। तो नैनो पार्टिकल्स के अंदर हम डाल के इस प्रोटीन सब यूनिट को किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद होनी चाहिए। देन इज आपको इतना पता होनी चाहिए कि जो कॉर्बीवैक्स है वो किसने बनाया है, तो एक फर्म है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद की एक फर्म है, कंपनी है, तो इन्होंने कॉर्बीवैक्स को बनाया है। इन द सेम वे अगर मैं कोवावैक्स की बात करूं तो ये भी एक जो US बेस्ड कंपनी है नोवावैक्स, इन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग को भी अप्रूव किया है, तो वो कौन सा ड्रग है, मोलनूपिराविर। तो ये एक ओरल एंटीवायरल ड्रग है। दैट मीन्स ये ओरली लेते हैं इस ड्रग को, एक ऐसी दवाई है और एंटीवायरल है। दैट मीन्स वायरस के अगेंस्ट काम करती है। क्या काम करती है, जो भी वायरस है अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो उस वायरस को डिवाइड होने से ये जो दवाई है वो रोकती है, ठीक है। एक तरह से अगर वो वायरस डिवाइड नहीं होगा तो दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे और वो जो वायरस है आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडिया का रैंक है पासपोर्ट हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में वो है 83rd। तो लास्ट टाइम जो हमारा रैंक था वो था 90th। तो दैट मीन्स जो इंडिया का पासपोर्ट है वो एक तरह से इम्प्रूव हुआ है। इसमें जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे उन सारी कंट्रीज को रैंक दिया जाता है कि हर एक कंट्री का जो पासपोर्ट है वो अपने सिटीजन्स को कितना फ्रीली अलाउ कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंट्रीज को रैंक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो जापान और सिंगापुर है ये कंट्रीज टॉप पे है इस लिस्ट में। दैट मीन्स ये जो कंट्री के सिटीजन्स है वो फ्रीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और इंडिया का रैंक आप देख सकते हो कि 83rd है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इंडिया ने जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है, उसका अपना स्कोर मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर्स बर्लिन जर्मनी के अंदर है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडेक्स निकालती है, उसके अंदर ये कंट्रीज को लिस्ट करती है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो करप्शन है
वो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये स्कोर देती है, 0 से लेके 100 तक का स्कोर देती है। जिसका भी 0 स्कोर आएगा दैट मीन्स वो जो कंट्री है वो हाईली करप्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। और जिसका नियरेस्ट टू 100 होगा या फिर 100 होगा तो उस कंट्री के अंदर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। तो अगर मैं इंडिया के स्कोर की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इंडिया का स्कोर 40 आया है और इंडिया का जो रैंक है वो है 85th। लास्ट टाइम जो इंडिया का रैंक था वो क्या था, 86th। तो जो 3 कंट्रीज इस रैंक में टॉप पे हैं वो है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। दैट मीन्स इन कंट्रीज के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है। देन इज अगर मैं साउथ सूडान की बात करूं तो बिल्कुल बॉटम पे है। दैट मीन्स इस कंट्री के अंदर, अफ्रीकन कंट्री है ये बेसिकली, इसके अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इंडिया का रैंक याद रखना है, स्कोर याद रखना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को निकालती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रूरल क्लस्टर्स हैं उसके अंदर तेलंगाना ने टॉप किया है। तो बेसिकली एक स्कीम है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन स्कीम। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। एक तरह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जितने भी रूरल एरियाज़ है उसके अंदर जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट ना हो और उनको वहीं पर ही सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। तो इस मिशन के अंदर ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जो तेलंगाना है वो अपने रूरल एरियाज़ को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सक्षम रहा है। बाकी सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु हो गया। देन इस थर्ड नंबर पे गुजरात हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँ तो जो तेलंगाना का संगारेड्डी और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इन्होंने फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक हासिल किया है। तो मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है एवॉक जिसको कि थर्ड रैंक मिला है, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो अर्बन फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने का काम किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो तेलंगाना है उन्होंने ODF विलेजेस लिस्ट में टॉप किया है। एक बार हम ODF के बारे में देख लेते हैं। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। दैट मीन्स ये ऐसी स्टेट है इसके अंदर जो ओपन में डिफिकेशन हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं है। देन इज अगर मैं ODF प्लस की बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग स्टेटस दिए जाते हैं, जैसे ODF हो गया, ODF प्लस हो गया, ODF प्लस प्लस हो गया। तो ये जो स्टेटस हैं उनको मिलते हैं, पहली बात तो जो ओपन में डिफिकेशन ना कर रहे हो, दूसरी बात उनके जितने भी टॉयलेट्स बने हैं वो सारे ऑपरेशनल होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। और तीसरी बात इसके अंदर जितने भी सॉलिड और वेस्ट निकल रहा है उसका अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उनको ये स्टेटस दिया जाता है। तो जो तेलंगाना है उन्होंने इस पे टॉप किया है। दैट मीन्स इनके अंदर जो ओपन डिफिकेशन भी नहीं हो रही, देन इज उनका जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है, सारे के सारे जो टॉयलेट्स बने हैं वो सारे फंक्शनल हैं, ठीक है। अगर मैं ODF की बात करूँ तो ये जो स्टेटस दिए जा रहे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था, अलग अलग मिशन थे, एक ग्रामीण वाला एक अर्बन वाला, ठीक है। ग्रामीण भी जो है वो 2 फेजेस में लॉन्च हुआ था। फेज़ 1 जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था और जो फेज़ 2 है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस मिशन के अंदर ये बोला गया था कि हमारे इंडिया के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता बनाकर रखेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ें की गई थी। तो आपने इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो ग्रामीण वाला मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंदर जो फंडिंग वगैरह आती है वो सेंटर और स्टेट दोनों से आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जम्मू कश्मीर UT के लिए तो यहाँ पर 90 और 10 का शेयर है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो जो 60% शेयर है वो सेंटर से आता है और 40% शेयर जो है वो स्टेट देती है। देन इज यूनियन टेरिटरीज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे सारा का सारा खर्चा जो है वो सेंटर उठाता है, ठीक है, 100% खर्चा। तो ये आपने याद रखना है कि तेलंगाना ने ODF लिस्ट में टॉप किया है। ODF पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बन गई है। अब स्मोक फ्री स्टेट बनने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा। तो यहाँ पर 2 स्कीम्स लॉन्च हुई है। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम, उज्ज्वला स्कीम। इस उज्ज्वला स्कीम के तहत जो वुमेन्स हैं घरों की उनको LPG कनेक्शंस दिए जा रही हैं। पर्टिकुलरली क्राइटेरिया होता है कि BPL फैमिलीज़ को, वुमेन्स को ये LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे ताकि उनके घरों में जितना भी वो चूल्हा वगैरह जलाते हैं वहाँ से जो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होती हैं और उस स्मोक की वजह से जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह होती हैं तो उन सब से छुटकारा पाया जा सके, ठीक है। तो एक तरह से अगर LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे तो यहाँ पर जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर
LPG होती है ना, LPG का मतलब वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ये जो गैस होती है इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो उज्ज्वला स्कीम है जिसके पीछे जो हिमाचल प्रदेश है वो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बन गया है। देन इज उनकी स्टेट गवर्नमेंट की भी खुद की स्कीम है जिसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। तो जितने भी उज्ज्वला योजना के अंदर LPG कनेक्शन दिए गए हैं, बाकी के जो बचे हुए हाउस होल्ड्स हैं उन सबको भी LPG कनेक्शन देने के लिए ये वाली स्कीम रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से ऑलमोस्ट हर एक लोगों के पास LPG कनेक्शंस हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो चूल्हा एक तरह से नहीं जलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम जलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो हिमाचल प्रदेश है वो स्मोक फ्री स्टेट बन गई है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि जो उज्ज्वला स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लाई करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाने की बात करी है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस सेंटर बनाने के लिए अप्रूवमेंट दी है कि इस सेंटर को बनाया जाना चाहिए। कहाँ पे बनेगा ये सेंटर, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला जो है, ये मैंने इसकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, तो यहाँ पर इस सेंटर को बनाया जाएगा। किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी थिरुसर में भी एक तरह से एक इंस्टीट्यूट है, इसके साथ मिलकर इस इनोवेशन सेंटर को बनाया जाएगा। अब ये जो इनोवेशन सेंटर है इसका काम क्या है, ये ग्राफीन के ऊपर रिसर्च करने वाला है और यहाँ पर जो नई नई चीज़ें हैं ग्राफीन से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर रिसर्च करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर वो इंडस्ट्रियली बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कौन हेल्प करेगा, टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है उसको उस प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियली बनाने में हेल्प करेगी। अगर मैं ग्राफीन की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इस कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। जैसे मैंने आपको ग्रेफाइट बताया ना, तो ये एक हेक्सागोनल शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल शेप का एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो यहाँ पर एटम्स बने होते हैं, हेक्सागोनल मैंने एटम्स बनाए ना यहाँ पर, ये कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो फिगर बन गई ये बन गई ग्रेफाइट। अगर मैं इस एटम की बहुत सारी शीट्स ले लूँ जहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं, तो उस शीट को हम कहते हैं ग्रेफीन। और इस ग्रेफीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव इन नेचर है, ठीक है, अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो एक तरह से ग्रेफीन जो है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर एक इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, केरला के डिजिटल यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट वाटर मेट्रो है इंडिया की वो कहाँ पे बनाई जा रही है, तो वो कोची केरला में बनाई जा रही है। एक तरह से ये एक तरह की बोट है, कैसी बोट है, बैटरी पावर्ड है, मतलब कि बैटरी से चलती है, फुल्ली AC है, ठीक है, एयर कंडीशनड है, देन इज इलेक्ट्रिक बोट है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब ये जो बोट है वो एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जा रही है जिसका नाम है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसी कुछ 23 सच बोट्स बनाएंगे ताकि जो केरला के अलग अलग आइलैंड्स हैं, क्योंकि केरला कोस्टल रीजन पे लाई करता है, तो वहाँ पे जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उन सबको इस बोट के द्वारा कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करेंगे और जो एरिया है, जो इनकी रूट्स हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी इन बोट्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी जो केरला की फर्स्ट ऐसी बोट बनी थी, वाटर मेट्रो बोट बनी थी, उसका नाम है मुजिरिस। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओपन रॉक म्यूजियम है, दैट मीन्स एक ऐसा म्यूजियम है जिसके अंदर ऐसे रॉक्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो बनाया जा रहा है वो हैदराबाद का जो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, आपको पता ही है कि जो CSIR है उसकी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और लैब हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो जो हैदराबाद का नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इन रॉक्स को ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, इस म्यूजियम के अंदर रॉक्स को डिस्प्ले किया जाएगा। अब इस रॉक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक तरह से इनका इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है इन रॉक्स की, ठीक है। अगर जियोलॉजिस्ट को आप पूछोगे तो वो एक तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रॉक्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। देन इज इन रॉक्स से पता चल सकता है कि ये जो रॉक्स हैं वो कितनी पुरानी हैं, और यहाँ पर जितनी भी रॉक्स रखी गई हैं वो अलग अलग स्टेट से इन्होंने कलेक्ट की हैं, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट से कलेक्ट करके जो रॉक्स हैं वो इस म्यूजियम के अंदर रख दी गई हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो
इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम है वो हैदराबाद का एक CSIR इंस्टीट्यूट ही है, जहाँ पर सारी रॉक्स को डिस्प्ले किया गया है जो जिनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोसार फेस्टिवल के बारे में। तो लोसार फेस्टिवल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक लद्दाख का फेस्टिवल है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये फेस्टिवल उनके लिए न्यू ईयर का फेस्टिवल है। एक तरह से हमारा जो न्यू ईयर है 1 जनवरी को शुरू होता है, इन द सेम वे उनका जो न्यू ईयर है वो इस फेस्टिवल से शुरू होता है। लोसार फेस्टिवल 3 जनवरी को ये मनाते हैं बेसिकली। 3 जनवरी की दिन इन्होंने सारी सेलिब्रेशंस वगैरह की हैं। इस फेस्टिवल के अंदर वो करते क्या है, जितनी भी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं उसकी परफॉर्मेंसेस वगैरह देते हैं। फोक डांसेस हो गया, ठीक है, अलग अलग डांसेस की परफॉर्मेंस देते हैं, प्रेयर्स वगैरह इंचैंट करते हैं। तो एक तरह से आपने याद रखना है कि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अदरवाइज भी आप देखोगे कि नेपाल वाले रीजन में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वहाँ पर भी लोसार फेस्टिवल को मनाया जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपकी जो नेशनल और स्टेट न्यूज़ है जनवरी वाले मंथ की, तो वो यहाँ पर आपकी कवर हो जाती हैं। आगे आने वाले लेक्चर में आपकी जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।